ठीक है, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर के बारे में। इसके अलावा शॉक थेरेपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सोवियत सिस्टम एंड कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर के बारे में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो उसका कोलैप्स हुआ, उसके क्या परिणाम रहे। तो पहला जो परिणाम था वो था फाइनल डेथ ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का एंड हो गया। जैसे कि हम पहले हम सब ये पढ़ चुके हैं कि कोल्ड वॉर दो पावर ब्लॉक के बीच में था, लेकिन अब चूंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था और यूएसएसआर के विश्व के नक्शे से ओझल हो चुका था, तो यूएसएसआर के ब्लॉक के सभी कंट्रीज़ जैसे रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, ये सभी जो कंट्रीज थी जो पहले यूएसएसआर के ब्लॉक का हिस्सा थी, ये सभी अपने आप को आज़ाद घोषित कर देती हैं। तो अब यूएसएसआर वाला जो ब्लॉक है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है और अब जो है कोल्ड वॉर भी नहीं रह गया। यूएसएसआर के जो स्टेट्स थे, इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी जो थी ये भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर देती हैं। इसके अलावा बाल्टिक कंट्रीज़ थी ये, तो ये सभी अपने आप को आज़ाद घोषित कर देती हैं और सभी जो है लिबरल डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लेती हैं। तो ये माना जाता है कि सोवियत जो आइडियोलॉजी थी, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, उसका अंत हो चुका है और वो फेल हो चुकी है। और अब जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, जो लिबरल, जो डेमोक्रेटिक जो था, जो लिबरल डेमोक्रेसी थी, वही सफल साबित हुई है, ऐसा माना गया। और लिबरल डेमोक्रेसी ही बेहतर व्यवस्था है, ऐसा माना जाता है। सेकंड इज इमरजेंस ऑफ यूनिपोलरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये माना गया कि यूएसएसआर के ख़त्म होने से अब एक ही सुपर पावर बची है और वो है अमेरिका। दो पावर ब्लॉक होने से बाइपोलर सिस्टम बना था, वो अब एक पावर के ख़त्म होने से यूनिपोलर में कन्वर्ट हो गया है, ऐसा माना गया। या इसके अलावा कुछ का ये भी कहना है कि कुछ न्यू सेंटर पावर्स के इमरजेंस से ये मल्टीपोलर में कन्वर्ट हो गया है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। क्योंकि कुछ न्यू पावर्स लाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान, न्यूक्लियर क्लब का एक्सपेंशन, नॉन अलायंस कंट्रीज़ की संख्या का बढ़ना, जर्मनी, जापान का न्यू सेंटर पावर के रूप में इमर्ज होना, ये सभी जो है पावर्स यूएस की पावर्स को चैलेंज कर रही हैं। तो नई व्यवस्था को मल्टीपोलर सिस्टम भी कहा गया। तो इस प्रकार बाइपोलर सिस्टम यूनिपोलर या कहें मल्टीपोलर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होता है। थर्ड इज चेंजेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप। देखिए, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से यूएसएसआर का रोल प्ले ख़त्म होता है यूरोपियन पॉलिटिक्स से। अब ईस्टर्न यूरोप के देश कम्युनिस्ट सिस्टम को ख़त्म करके लिबरल डेमोक्रेसी अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा बर्लिन वॉल थी वो भी डेमोलाइज होती है, जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है और वार्सा पैक्ट का भी एंड होता है। और यूएसएसआर से आज़ाद हुए जो देश थे जिनकी अभी हमने बात की थी, वो डेमोक्रेसी अपना लेते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का भी एक्सपेंशन होता है। अब इसकी संख्या बढ़कर 25 से अधिक हो जाती है, क्योंकि जो यूएसएसआर के ब्लॉक की कंट्रीज़ थी वो पहले ईयू की मेंबर नहीं थी, यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं थी वो, अब वो भी ईयू की मेंबर बन जाती हैं। फोर्थ इज चेंजेस इन एशियन पॉलिटिक्स। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद एशियन पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आता है। इंडिया अपना अच्छा साथी खो देता है, यूएसएसआर जो था उसका पहले अच्छा साथी, और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी रीएडजस्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा इंडिया अपने रिलेशन अमेरिका से इम्प्रूव करता है और अपनी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी में भारत को बड़े लार्ज स्केल पर चेंज करने पड़ते हैं। अब भारत को भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। और गोल्फ वार का जो क्राइसिस था उसमें भी भारत
कुछ यूनाइटेड नेशन में यूएस का फेवर लेना पड़ता है, उसके फेवर में वोट करना पड़ता है। और अब अमेरिका भी भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री को इम्पोर्टेंस देता है। फिफ्थ इज नेम आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द यूएसआर एंड सोशलिस्ट ब्लॉक। देखिए, यूएसआर के कोलैप्स के बाद नेम नॉन अलायंस मूवमेंट पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट कोल्ड वॉर के खिलाफ चलाया गया था। लेकिन अब जबकि कोल्ड वॉर ही ख़त्म हो चुका है, तो अब नेम की इस चेंजिंग सिनेरियो में क्या रिलीवेंस है, इस पर नॉन अलायंस कंट्रीज़ को विचार करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ए न्यू इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स। यूएसएसआर के कोलैप्स से सेंट्रल एशिया के जो 6 रिपब्लिक्स थे, जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, अब न्यू सॉवरन स्टेट के रूप में उभर कर सामने आते हैं और 9 इस्लामिक कंट्रीज़ मिलकर इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO का निर्माण करते हैं। एशिया में इस्लामिक कंट्रीज़ का प्रभावशाली होना वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर प्रभाव डालता है। अब अमेरिका को इंडिया, चाइना, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया के लिए अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। तो देखिए, यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो चेंजेस हुए वो सिस्टमेटिक नहीं थे, जिससे रसिया और सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ का गवर्नेंस था वो टोटली फेल हो गया और इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई। इसके बाद इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई, लेकिन यह डेमोक्रेसी को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, रसिया के चेचन्या और दागिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए। चेचन्या और दागिस्तान के लोगों ने रसिया से अलग होने की मांग की। इसके लिए वहाँ पर हिंसक आंदोलन हुए, जिसे रसिया ने बुरी तरीके से कुचल दिया। चेचन्या के रेवोल्यूशनरीज़ पर बमबारी की गई, जिसकी वजह से रसिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। तो चेचन्या में अभी भी ये प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा तजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है। यहाँ पर करीब 10 साल तक सिविल वॉर चली, जो कि 2001 में जाकर ख़त्म हुई। नेक्स्ट इज़ अजरबैजान। अजरबैजान एक रिपब्लिक था यूएसएसआर का। अजरबैजान के एक एरिया में कुछ अल्बेनियाई लोग रहते थे और ये लोग अजरबैजान से अलग होकर अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। तो यहाँ पर एक काफ़ी क्राइसिस चला। इसके अलावा जॉर्जिया में सिविल वॉर का सामना करना पड़ा जॉर्जिया को। तो ये कुछ क्राइसिस चले डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, जो कि ये लग रहा था कि यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाएगी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं रहा, सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं था, जिस वजह से काफ़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। देखिए, इस प्रकार यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आता है। यूएसएसआर और इसके ब्लॉक की जो कंट्रीज़ थी अब डेमोक्रेसी अपना लेती हैं। ये कहा जाता है कि कम्युनिज्म अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है और हर देश में अब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और अब अमेरिका ही एक सुपर पावर रह जाती है और इसकी हेजेमनी हमें गल्फ वार, अफगान वार में स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप that was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy. This is the definition of shock therapy. So it is a transformation from socialism to capitalism. तो यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद जो नए देश रसिया, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में उभर कर सामने आए, उनमें कम्प्लीटली सोशलिज्म से कैपिटलिज्म अपनाया गया, और ये जो बदलाव यहाँ किए गए ये सडन अचानक किए गए थे। तो यहाँ शॉक इसे इसीलिए कहा गया क्योंकि ये परिवर्तन सभी को शॉक करने वाले थे। अगर ये परिवर्तन सिस्टमेटिक होते, ग्रेजुअल होते, तो ये शॉक करने वाले नहीं होते। लेकिन ये जो चेंजेस थे ये सडनली किए गए थे और कोई प्लान इनके लिए नहीं किया गया था, तो ये चेंजेस शॉक करने वाले साबित हुए। ये चेंजेस
प्लेजेंटफुल नहीं थे, जिसमें इन सभी देशों की इकोनॉमी बुरी तरीके से चरमरा गई और इन देशों को संभलने में करीब 10 से 15 साल का समय लग गया। तो ये था शॉक थेरेपी। देखिए, अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। शॉक थेरेपी के फीचर्स, फर्स्ट इज इट वाज ए टोटल शिफ्ट फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को टोटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बदल दिया गया। जो स्टेट कंट्रोल था इकोनॉमी पर, उसे ख़त्म कर दिया गया। सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई। जो फैसिलिटीज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी लोगों को मिली हुई थी, उन्हें समाप्त कर दिया गया। अब लोग फ्री ट्रेड कर सकते थे, विदाउट लिमिट प्रॉपर्टी गेन कर सकते थे। तो चेंजेस वहाँ पर हुए। सेकंड इज स्टेट कंट्रोल ऑन एसेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट ओनरशिप। देखिए, सोशलिस्ट सिस्टम में प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, एवरीथिंग स्टेट ओनरशिप में होता है। अब ये सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। देखिए, स्टेट के पास जो इंडस्ट्री थी, अब उसे प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया गया। कारपोरेट्स के द्वारा इनकी ओनरशिप ले ली गई। थर्ड इज कलेक्टिव फार्म्स सिस्टम रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग। देखिए, सोशलिस्ट सिस्टम में क्या था, लैंड स्टेट ओनरशिप में थी और उस पर कलेक्टिवली मिलजुल कर लोग खेती करते थे और उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। लेकिन अब इस सिस्टम को प्राइवेट फार्मिंग में बदल दिया गया। अब लैंड पर प्राइवेट किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप हो सकती थी और उस ज़मीन पर खेती से जो प्रॉफिट होगा वो उस व्यक्ति का होगा जो उस लैंड का ओनर है, जैसा कि भारत में होता है। तो इस तरीके के चेंजेस वहाँ पर किए गए। फोर्थ इज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। रशिया में करीब 90% इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बहुत कम दामों पर सेल कर दी गई, क्योंकि जो चेंजेस यहाँ पर हुए उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। नई सरकारें भी नहीं बनी थी, किसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। तो जो इंडस्ट्री पहले स्टेट ओनरशिप में थी, उसे प्रभावशाली या माफिया लोगों के द्वारा बहुत सस्ते दामों पर खरीद लिया गया। फिफ्थ इज वेस्टर्न कंट्रीज गाइडेड एंड कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप थ्रू वेरियस एजेंसीज लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। देखिए, इन एजेंसीज IMF और वर्ल्ड बैंक पर किसका कंट्रोल है? इन पर कंट्रोल है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, खास तौर पर अमेरिका का, क्योंकि इन एजेंसीज में जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं देशों का है। अमेरिका का सबसे ज़्यादा पैसा इन एजेंसीज में लगा हुआ है। और जो चेंजेस रसिया में और अदर ईस्टर्न कंट्रीज में हुए, उनकी मॉनिटरिंग भी एजेंसियां ही कर रही थी। नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड सिस्टम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो बदलाव हुए उसमें ओपन इकोनॉमी फॉलो की जाती है, लिबरलाइजेशन अपनाया जाता है, फ्री ट्रेड होता है। फ्री ट्रेड में जो रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ्स होते हैं, उन्हें हटा लिया जाता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए देश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब फाइनेंस, कमोडिटीज़ का फ्री फ्लो होता है। तो इस तरीके से मेजर चेंजेस यहाँ पर होते हैं जो कि सिस्टमेटिक नहीं थे। इन चेंजेस के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया था, बल्कि ये अचानक से हुए और इनका रसिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यही था शॉक थेरेपी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या इसके परिणाम रहे, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इंडस्ट्रीज। लार्जेस्ट गैराज सेल, 90% ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। अब पुराने USSR में कोई एक लिमिट से ज़्यादा तो प्रॉपर्टी रख नहीं सकता था, तो अब किसी के पास इतना फाइनेंस तो था नहीं कि वो इंडस्ट्रीज़ की उचित बोली लगा पाता। तो अब ये इंडस्ट्रीज़ बहुत सस्ते रेट पर इंडिविजुअल्स को सेल कर दी गई। गैराज सेल का मतलब होता है
कि जब पुरानी चीज़ें लमसम रेट में सेल की जाती हैं तो आपको बहुत सस्ती चीज़ें भी सस्ते दाम पर मिल जाती हैं, तो इसे गराज सेल का नाम दिया गया था। कॉन्सिक्वेंसेस ऑन फाइनेंस। वैल्यू ऑफ रबल। रबल इज द रशियन करेंसी एंड इट वाज डिक्लाइंड। जब भी इकोनॉमी डाउन होती है तो करेंसी डिक्लाइन होती ही है, और जब करेंसी डाउन होगी तो इन्फ्लेशन हाई होगा, मतलब महंगाई रशिया में काफ़ी बढ़ गई थी। और जब करेंसी डिक्लाइन होगी, महंगाई बढ़ेगी, तो सेविंग की वैल्यू भी कुछ नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट इज कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कलेक्टिव फार्म सिस्टम का एंड हो चुका था और फार्मिंग सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। कलेक्टिव फार्म सिस्टम में फूड सिक्योरिटी थी, मतलब आप धनवान तो नहीं बनेंगे लेकिन भरपेट खाना जरूर मिलेगा, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से फूड सिक्योरिटी भी ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव्स एट इट्स प्लेस। पुराना ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका था और उसकी जगह नई की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा सब्सिडीज़ विड्रॉल कर ली गई। जो पहले राशन पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, हर ज़रूरत की चीज़ों पर सब्सिडीज़ दी जाती थी, वो ख़त्म कर दी गई। बल्कि अब महंगाई और ज़्यादा हो गई, तो इसने गरीबी, पावर्टी को बढ़ावा दिया, और इन सब का प्रभाव जो है वो मिडिल क्लास पर भी पड़ेगा। तो इसमें एकेडमिशियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स, मैन पावर माइग्रेट कर गई और वो दूसरी जगहों पर चले गए। देखिए, अब जबकि यहाँ कोई गवर्नेंस नहीं है, रूल्स नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा माफिया वर्ग उभर कर आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर एक माफिया वर्ग उभरा जो कि इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा देखिए, जब यहाँ पर अव्यवस्था का माहौल है पूरे तरीके से, कुछ मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग अपना प्रभाव जमाने लगते हैं, तो इसी बीच इन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का काम शुरू होता है। तो इन्हें लगता है कि डेमोक्रेटिक तरीके से तो ये सब नहीं संभाला जा सकता, जो वहाँ पर अव्यवस्था का माहौल था। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज करती है। सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट को पावर बहुत ज़्यादा दी जाती है, जबकि पार्लियामेंट को वीक बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में प्रेसिडेंट खुद को 10 साल के लिए अपॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद फिर से अपना 10 साल के लिए टेन्योर बढ़ा लेते हैं। किसी तरीके का अपोजिशन यहाँ पर अलाउ नहीं होता है। जुडिशरी को भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा दबाया जाता रहा। तो इस तरीके की यहाँ पर पूरा अव्यवस्था का माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो ये था शॉक थेरेपी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब स्प्रिंग आपके सिलेबस में नया है या आपके सिलेबस में पहले नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।